आप सभी साथियों को जय हिंद। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका होने वाला है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ को समझना और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को सीखने होंगे। आज मैं आप लोगों को जो कराने वाला हूँ, यूपी आरओ एआरओ में जितने भी आज तक आपके सवाल पूछे गए हैं, जितने भी आज तक आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 तक, उसके बाद ही आपका पेपर होगा 11 फरवरी को। उसके लिए मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा कंप्लीट एक एनालिसिस आप लोगों के सामने में देना चाहता हूं। हो सकता है कि इसमें से 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपको आते हो और हमेशा 10% क्वेश्चन ऐसी गुंजाइश रहती है कि जो आपके लिए नया लगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको जो भी आपने जीवन में सीखा है उसके आधार पे उसको थोड़ा सा सोचना है। और जब आप पूरे प्रॉपर तरीके से सोचोगे, हमें पूरा विश्वास है कि आप सब लोग उसका सही आंसर दोगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगेगा तो बीच बीच में आप सब लोग लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और आप सब लोग इस सेशन के खत्म हो जाने के बाद अपना फीडबैक जरूर देना कि आप लोगों को इस सेशन से क्या फायदा हुआ। ठीक है भाई, एक एक करके समझते हैं और जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए उनको समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं यूपी आरओ एआरओ का जो पेपर आपका हुआ था। यूपी आरओ एआरओ का जो पेपर आपका हुआ था कब भाई? 5 दिसंबर 2021 को पेपर जो हुआ था। 5 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था, पहले हम उसको उठाते हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके जो यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम भी होता है और मेन भी होता है, दोनों में ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहले हम 5 दिसंबर 2021 के सवाल को उठाते हैं। उसके बारे में हम सब लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आप सब लोगों के सामने। क्या पूछ रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित आपके नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक एक करके देखिएगा आप सब लोग और थोड़ा सोच समझ के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये जो फाहियान है, अगर हम फाहियान के बारे में बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था, ये तो पता है आपको। इसका लगभग जो एरा था, चंद्रगुप्त सेकंड के एरा को देखोगे तो चंद्रगुप्त सेकंड का एरा 399 से लेकर के 414 एडी के दौरान ये व्यक्ति आया था। दूसरा जो आते हैं उनका नाम है वेनसांग, ये भी चाइनीज यात्री है। ये हर्षवर्धन के समय में आता है। कब से कब तक आता भाई? 629 से लेकर के 645 एडी के बीच में, 629 से लेकर के 645 एडी के बीच में। फिर इत्सिंग आता है। इत्सिंग को दो बार आप देखते हो भारत में, एक 671, 672, 671 से 672, और दूसरा आपको दिखाई देता है 693, 693 से लेकर के 694। और जो अल मसूदी है, अल मसूदी, वो कब आता है? 915 से लेकर के 916। अब देखिए सवाल क्या बोले, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित आपके नहीं है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो, ये तो सुमेलित है, ठीक है। जो ये है वेनसांग, ये भी सुमेलित है, सही बात है। जो अल मसूदी है, अल मसूदी, ये बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। इत्सिंग के बारे में बात करें तो ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है भाई। अगर हम आपकी बात करें तो यहां पे दो ऑप्शन है जो आपके सुमेलित नहीं है। सी भी सुमेलित नहीं है और डी भी सुमेलित नहीं है। लेकिन यूपीपीसीएस ने इसमें आंसर क्या माना है? तो यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग ऑप्शन इसमें सी आपके जो है वो सुमेलित नहीं है। लेकिन सही में बात क्या है? सही में बात क्या है कि ना सी आपके सुमेलित है और ना ही आपके डी सुमेलित है। दोनों के दोनों आपके गलत है। तो एक एक बात को आप सब लोगों को समझते जाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब ये सवाल देखिए, बोले कि इसमें से कौन से ऐसे राजा हैं
या कौन कौन से ऐसे राजाएं हैं, राजाओं की बात कर रहे हैं जो जनता के द्वारा, जो पब्लिक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। अब समझिए, जब हम हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं तो हर्षवर्धन किससे संबंधित थे भाई? तो हर्षवर्धन आपके वर्धन डिनेस्टी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? वर्धन वंश से आपके संबंधित थे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्यभूति वंश के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। अब ये अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पे अपने बड़े भाई के मृत्यु के बाद ये वर्धन वंश की कमान को संभालते हैं। तो ये तो जनता के द्वारा चुने नहीं, तो डिनेस्टी में आ जाते। गोपाल जो पाल वंश का फाउंडर था, उसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि उसको आपके लोगों ने चुना था। ये हो गया दूसरा। फिर उसके बाद यशो बर्मन के बारे में बात करें। जब हम यशो बर्मन के बारे में बात करें, ये यशो बर्मन के बारे में जब हम बात करें, तो यशो बर्मन के बारे में डिस्कशन करें तो यशो बर्मन के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये भी आपके डिनेस्टिकल में था। जब नंदी बर्मन पल्लव मल के बारे में बात करते हैं तो नंदी बर्मन पल्लव मल के बारे में जब हम बात करें तो ये नंदी बर्मन सेकंड था। कौन था भाई? ये नंदी बर्मन सेकंड। और नंदी बर्मन सेकंड को ही जो पल्लव वंश का आपके शासक था, उस पल्लव वंश के शासक नंदी वर्मन सेकंड को ही हम नंदी वर्मन पल्लव मल के नाम से जानते हैं। तो इसको भी, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनको लोगों के द्वारा चुना गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान के शासनकाल में, कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसके शासनकाल में शाही महलों में भी हिंदू देवी देवताओं की आपकी पूजा होती थी? हिंदू देवी देवताओं की आपकी पूजा होती थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसके सुल्तान के शासनकाल में, जिसके आपके टाइम पीरियड में आपके शाही महलों में। अब देखो, जब भी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें और किसकी बात करें भाई? सुल्तान की बात करें। जब भी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें और सुल्तान के बारे में बात करें, तो जब भी दिल्ली सल्तनत आता है तो उसमें आपके मुस्लिम रूलर्स का नाम आता है। और मुस्लिम रूलर्स जो थे आपके पूरे तरीके से किस चीज को बढ़ावा देते हैं? कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। वो बिल्कुल भी हिंदू टेम्पल्स और हिंदू आपके देवी देवताओं की पूजा की बात ही नहीं करते हैं। लेकिन यहां पे एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? खुसरो शाह। ये वाला जो व्यक्ति था, ये पहले क्या हुआ करता था? हिंदू। और ये हिंदू से मुस्लिम में ट्रांसफर हुआ था। ये हिंदू से मुस्लिम में ट्रांसफर हुआ था। इसीलिए इस नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में, इस नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में जो भी आपके शाही महल होते थे, जो रॉयल पैलेस होते थे, दिल्ली सल्तनत के समय में भी आपकी हिंदू देवी देवताओं की क्या होती थी भाई? पूजा होती थी। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। और ये जो व्यक्ति है, इसने एक टाइटल लिया था, और ये टाइटल क्या लिया था भाई? पैगंबर का सेनापति का। इसने अपने आप को क्या बोला था कि हम कोई नहीं, हम कौन है भाई? तो हम पैगंबर का सेनापति है। ये तो पहली बात होगी। और दूसरी बात क्या होगी कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था भाई। ये अंतिम शासक था, खिलजी का अंतिम आपके रूलर के तौर पे दिखाई देता है। ये खिलजी के अंतिम शासक के तौर पे आपको दिखाई देता है। ये खिलजी के अंतिम रूलर्स के तौर पे आपको दिखाई देता है। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसके बारे में जब हम डिस्कशन करें तो ये अपने आप को क्या कहता है कि मैं पैगंबर का सेनापति हूं, पैगंबर का सेनापति हूं। और उसके शत्रुओं ने, यानी नासिरुद्दीन खुसरो शाह के खिलाफ में इसके जो दुश्मन थे, उस दुश्मन ने क्या नारा लगाना शुरू कर दिया कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम का शत्रु इसको कह करके संबोधित किया और बोला कि इस्लाम आपके खतरे में है भाई। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोग देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में बात करें
जब मुबारक खिलजी के बारे में बात करें तो इसने कौन सा टाइटल लिया था, तो इसने आपके खलीफा का टाइटल लिया था और ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का शासक बना था। जब हम नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बात करें तो ये बलबन का दामाद था और बलबन के द्वारा बनाया गया दिल्ली सल्तनत का आपका सुल्तान था। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोले कि कौन से सुल्तान ने अपने एम्पायर की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना, एक स्पेशल आपके आर्मी को अपॉइंट किया था। अगर आर्मी के लिए डिपार्टमेंट के बारे में पूछ दिया जाए, अगर आर्मी के लिए आपके डिपार्टमेंट के बारे में पूछ दिया जाए, विभाग के बारे में पूछ दिया जाए, तब तो उत्तर क्या बताओगे भाई, तब तो उत्तर क्या बताओगे? हाँ, बलबन खान को टाइटल के तौर पे उलुग खान भी कहा जाता है। इसको उपाधि उलुग खान की भी आपको दी गई। अब समझो, अगर आर्मी के लिए विभाग की बात करें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दीवान ए अर्ज कह करके संबोधित करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दीवान ए अर्ज कह करके संबोधित करते हैं, वो किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? तो वो आपके बलबन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा भाई? बलबन के द्वारा। लेकिन यहां पे सवाल जो है वो ये नहीं पूछा है कि भाई विशेष मतलब सेना के विभाग के बारे में, सवाल ये पूछा है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना को किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो वो शासक कौन था? देखो, बलबन के बारे में बात करें तो इसने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया सेना के लिए, उसको क्या बोलते हैं? दीवान ए अर्ज। ठीक है भाई, क्योंकि ये भी इस बात को लेकर के चिंतित रहता था कि कब मंगोल आक्रमण कर देंगे। जब हम नासिरुद्दीन महमूद के बारे में जब हम बात करते हैं तो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में आपको क्या समझना है कि ये आपके बलबन का दामाद था, सन इन लॉ ऑफ, आपके क्या था भाई, सन इन लॉ ऑफ बलबन। बलबन का दामाद था। बलबन ने इसको क्या बनाया था? तो बलबन ने इसको दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया था। इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो इसके द्वारा क्या शुरू किया गया था? इसके समय में इक्तादारी सिस्टम को शुरू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रुप ऑफ 40 इसके द्वारा शुरू किया गया था, जिसको तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जानते हैं या चालीसा के नाम से जानते हैं। लेकिन जब आर्मी विशेष सेना के बारे में बात करें, जिसको एस्टेब्लिश किया था, उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। तो यानी बलबन के द्वारा क्या किया गया था? तो बलबन के द्वारा जो नॉर्थ वेस्ट आपकी बाउंड्री है, जो आपकी उत्तर पश्चिमी सीमा है, उस उत्तर पश्चिमी सीमा पर उसने फोर्ट बनवाया था, किला बनवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? उन सारे के सारे फोर्ट्स को उसने रिपेयर करने का काम किया, उसको मरम्मत करने का काम किया। उन सारे के सारे किले को उसने मरम्मत करने का काम किया भाई। ठीक है भाई, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन सा था? मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? आप लोगों को पता है कि 1707 में क्या हो गई भाई? औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब के डेथ के बाद जो मुगल आपके एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा और इसी समय आपके बहुत सारे रीजनल पावर आपके क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। बहुत सारे आपके रीजनल पावर जो थे वो क्या हो गए? फ्री हो गए, पूरे के पूरे आपके स्वतंत्र हो गए। बोले कि भैंस की आंख, तुम अपने पास अपना ध्यान रखो, तुम्हारा अपना तो ठीक नहीं, तुम हमारे ऊपर राज करेगा। और इसी समय कौन कौन से आ जाता है भाई? तो इसी समय आपको सीधे तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है, बंगाल। इसी समय बात करें तो कौन सा आ जाता है भाई? हैदराबाद। इसी समय अगर हम बात करें तो कौन सा आ जाता है? अवध आ जाता है। तो ये सारे के सारे अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करते हैं। उसी में से मुर्शीद कुली खान का भी नाम आ जाता है। तो ये बंगाल में आपके बंगाल का अंतिम सूबेदार मुगल बादशाह के द्वारा बनाया हुआ था, उसका नाम क्या? मुर्शीद कुली खान। अब बंगाल के बहुत सारे नवाब आपके बनते हैं, बहुत सारे आपके नवाब बनते हैं। मुर्शीद कुली खान के बाद जो अंतिम शक्तिशाली होता है उसका नाम क्या है भाई? अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान क्या कहता है कि जो यूरोपियंस है वो मधुमक्खी के छत्तों के जैसे हैं, इनको आप छेड़ोगे तो ये काटेंगे, नहीं छेड़ोगे तो ये आपको शहद देंगे भाई। किसे गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? किसको गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो अगर हम सिखों के बारे में बात करें तो सिखों के संस्थापक के तौर पे कौन आ जाते हैं? तो सिखों के फाउंडर के तौर पे गुरु नानक देव जी आ जाते हैं। ये तो कौन थे भाई? ये तो आपके थे फाउंडर। पहली बात, गुरु नानक देव जी के बाद कौन से आ जाते भाई?
उनका नाम क्या है भाई? गुरु अंगद, जिनको पहले किसके नाम से जाना जाता था? लहना के नाम से। उसके बाद कौन से आ जाते? गुरु अमरदास। कौन से आ जाते भाई? गुरु अमरदास। फिर उसके बाद कौन से आ जाते? गुरु रामदास। फिर उसके बाद कौन से आ जाते? गुरु अर्जुन देव जी। फिर कौन से आ जाते? गुरु अर्जुन देव जी। फिर उसके बाद हरकिशन जी, हर राय जी, हर गोविंद जी। उसके बाद 9th नंबर पे जो गुरु आ जाते, उसके बाद आ जाते थे गुरु तेग बहादुर। और 10वें नंबर पे जो आ जाते, उनका नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी। इस तरीके से तो गुरु नानक देव जी के बाद जो आपके बने थे लहना, और इन्हीं का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? तो गुरु अंगद देव जी इनका नाम आपके कर दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था भाई? निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री आपके पुर्तगाल का नहीं था? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको क्या लगता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग बताइए, क्वेश्चन बताइए आप लोग। तो टोटल 10 गुरु थे, ये चीज आप सब लोगों को पता लगी गया। अब सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सा, अगर हम आपसे बात करें तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि जो बारबोसा था यह भी पुर्तगाल का था, डोमिंगो पायस था यह भी पुर्तगाल का था, पीटर मुंडी जो था वो इंग्लैंड का था, और लोनीज जो था यह भी आपके पुर्तगाल का था। तो ये सारे के सारे पुर्तगाल के थे, केवल और केवल पीटर मुंडी को छोड़ करके। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा पुर्तगाल का नहीं था? तो पीटर मुंडी पुर्तगाल का नहीं था भाई। अभी सवाल देखिए, अभी अलग अलग आपकी कुछ घटना दिए गए हैं, उन घटनाओं को आप लोगों को सोचना है और बताने की कोशिश आपको करनी है। आपने बोला कि सर क्या क्या इसमें बताना है, ये भी बताइए। जब हम गदर पार्टी के बारे में बात करें तो गदर पार्टी को 1913 में यूएसए में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और सारे लोगों के द्वारा मिलकर के स्टैब्लिश की गई। जब हम आपके सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में बात करें तो 1905 में आपके भारत के युवाओं को जागरूक करने के लिए आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा चलाया गया। जब हिक्की के हम बंगाल गजट के प्रकाशन की बात करें तो इसने 1780 में प्रकाशन किया। और विलियम जोन्स के द्वारा अगर हम एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो 1784 में इसने क्या किया भाई? शुरू किया। अब एक एक करके समझो। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 3 के बाद क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 4 के बाद क्या हो जाएगा भाई? आपके 2 नंबर। 4 के बाद क्या हो जाएगा? 2 नंबर। और 2 के बाद क्या हो जाएगा? 1 नंबर। यानी अगर हम इसमें करेक्ट सवाल के बारे में बात करें तो सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा। अभी सवाल देखिए, बोले कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में जब बात किया जाए तो फोर्ट विलियम कॉलेज, और कहां का फोर्ट विलियम कॉलेज? आपके कलकत्ता का। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही है? विद रेफरेंस टू फोर्ट विलियम कॉलेज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत आसान सा सवाल है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। सवाल बोले कि ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना 10 जून को हुई थी, ये बिल्कुल गलत बात है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 10 जुलाई को। कब स्टैब्लिश किया गया था? 10 जुलाई को। और ईयर कौन सा था? 1800। ये बिल्कुल सही बात है। और किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था भाई? ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? वेलेजली के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। वेलेजली के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें इंग्लिश ऑफिसर्स को ट्रेंड किया जाता था। इसके बारे में तो फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स जो है उसमें इसको स्टैब्लिश किया गया, लेकिन ये 10 जुलाई जो डेट है उसने क्या लिख दिया भाई? 10 जून। इसके चलते गलत हो गया। आपने बोला कि इसका मेन आपका उद्देश्य क्या था कि जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको इंडियन लैंग्वेजेस की एजुकेशन दी जाए ताकि वो भारत में प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। लेकिन 1802 में इसको क्या कर दिया गया? इस कॉलेज को बंद कर दिया गया। और अब ट्रेनिंग कहां पे शुरू होने लगा? तो 1806 में इंग्लैंड में आपका एक जगह है जिसका नाम क्या है? हेलेबरी। अब वहां पे आपको ट्रेनिंग होने लगा। इंग्लैंड में हेलेबरी में अब अंग्रेजों को ट्रेनिंग दिया जाने लगा और वहीं पे इंडियन एजुकेशन में उनको ट्रेंड किया जाता था, उनको सिखाया जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, अभी देखो खूब अच्छे से सवाल को देखिए भाई।
बोले कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। जब हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी बहुत ही फेमस एक किताब है, और उस किताब का नाम क्या भाई, उस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस किताब का नाम है। ठीक है, आपने बोला कि वेरी गुड सर। इन्होंने एक थ्योरी दिया था, और उस थ्योरी को क्या बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें उन्होंने बताया था किस तरीके से आपके धन का बहाव भारत से ब्रिटेन की तरफ हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। अब ये इंग्लैंड में रहते थे, आपने बोला कि ठीक है सर, इंग्लैंड में रहते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वहां पे उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। अब इसका मेन मकसद क्या था, इसका मेन मकसद था कि भारत के सवालों को अंग्रेजों के साथ रह करके अंग्रेजों के सामने उठाए। ये पहले भारतीय बने जिनको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे फिन्सबरी से इनको चुना गया था। तो ये ऐसा क्यों कर रहे थे ब्रिटेन में, ये क्यों वहां पे उन्होंने संगठन बनाया, तो ये ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिश जनता के मत को प्रभावित किया जा सके, और इससे ब्रिटेन के लोग भारत की समस्याओं के बारे में जान सके, भारत के लोग जो कष्ट झेल रहे हैं उन कष्टों के बारे में जान सके, और वो भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में समर्थन को प्राप्त कर सके। तो दोनों के दोनों कथन सही है और रीजन भी आपके सही है, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और रीजन भी आपके सही है। अब चलिए भाई, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में देखिए कि सवाल क्या पूछ रहा है। इंडियन सिविल सर्विस के बारे में देखिए, आप लोगों को एक याद होगा एक्ट, वो एक्ट कौन सा भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसमें क्या की गई, 1919 के अधिनियम के द्वारा इसमें बात की गई कि आपको लोक सेवा आयोग, आपको क्या करना भाई, लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको गठन करना है। इसकी बात करी गई, पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग के गठन करने की बात हुई। तो जो बात 1919 में करी गई उसको 1926 में क्या किया गया भाई, आपको गठन किया गया। उसका 1926 में क्या किया गया भाई, गठन किया गया, 1926 में बनाया। आपने बोला कि चलो ठीक है भाई। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके तहत भारत में पहली बार 1922 में इलाहाबाद में आईसीएस का पेपर हुआ था पहली बार। इससे पहले कहां पे होता था, केवल और केवल इंग्लैंड में होता था। तो 1922 में ये आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि ब्रिटिश सिविल सर्विस के अंतर्गत इलाहाबाद में ये पेपर हुआ था, और 1941 तक स्थिति ऐसी हो गई थी कि यूपीएससी का जो पेपर होता था उसमें रिजल्ट जो आता था उसमें भारतीयों का जो परसेंटेज है वो यूरोपियन से ज्यादा होता था। तो बेटा पहले तो तुम मौका नहीं दे रहे थे, और जब तुम मौका दे रहे हो तुम चौका मारेंगे, हम बिल्कुल सिलेक्शन लेकर के दिखाएंगे, चाहे तुम जो मन करे करो। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। आपने बोले बिल्कुल सही बात है, जो भारत में होनी थी। और 1941 तक स्थिति ऐसी आ गई कि जो हमारा परसेंटेज था वो यूरोपियन से ज्यादा आपका हो गया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जो आपके भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया, ये फिरंगिया को किसके द्वारा आपको लिखा गया था। तो देखो, ये जो कॉलोनियल रूल था, औपनिवेशिक शासन काल था, उस दौरान जो राइटर्स थे, जो कवि थे, जो साहित्यकार थे, वो भी अपनी रचनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय आंदोलन के समर्थन में आपके खड़े होते थे और अंग्रेजों का मजाक उड़ाते थे, अंग्रेजों का खिलाफत करते थे, और कभी कभी ये जेल में भी जाते थे। तो मनोरंजन प्रसाद सिंह ने इसको 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान, फिरंगी किसको कहते हैं, फिरंगी किसको कहते हैं, तो विदेशी को कहते हैं,
तो ये भी उस समय इसको विदेशी को कह रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने ये लिखी। और ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये बिहार के छपरा में राजेंद्र कॉलेज है, उस राजेंद्र कॉलेज के ये प्रधानाचार्य भी थे। और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ये आपकी कविता आपके लिखी थी भाई। काकोरी षड्यंत्र केस आप सब लोगों को पता है। 1924 में क्या 1924 में क्या किया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। क्रांतिकारी थी। इनको हमेशा कहा जाता था कि अपने प्राण को हथेली पे रखिए, कभी भी भारत माता के लिए अपने प्राण को कुर्बानी देना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, अंग्रेजों की गोलियों के शिकार होना पड़ सकता है, उनके जुल्म का शिकार होना पड़ सकता है, फांसी के फंदे को चूमना पड़ सकता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो कुछ सदस्य थे उनके द्वारा क्या किया गया, 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक जगह पे 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को क्या कर लिया गया, उस ट्रेन में जो सरकारी खजाना था उसको इन क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया। अब इसी आपके केस में बहुत सारे लोगों को अभियुक्त बनाया गया और 4 लोगों को इसमें फांसी दी गई। इसमें से 4 लोगों को फांसी दी गई। अब इस एक समझने की जरूरत है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो काकोरी आपका षड्यंत्र था, उस काकोरी कॉन्स्पिरेसी का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन आपके कर दिया है। बोले कि नहीं, हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से नहीं जानेंगे, हम इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इसको क्या बना दिया, दिस इज नॉट काकोरी कॉन्स्पिरेसी, दिस इज काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई। उसी में से शाहजहांपुर के रहने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो ये कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये अगर इनके बारे में बात करें तो ये कहां पे आपको दिखाई देते हैं, तो ये कहां पे दिखाई देते हैं, तो ये आपको गोरखपुर में दिखाई देते हैं। ये कहां पे दिखाई देते हैं भाई, तो गोरखपुर में आपको ये दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों लोग, गोरखपुर में इनको फांसी की सजा आपको दी गई। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। तो ये भारत के लोगों ने लूटा था। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारियों को रिसोर्सेज कहां से आएगा, अंग्रेजों के पास ही तो बंदूक है, अंग्रेजों के पास ही तो हथियार है, और मारना भी अंग्रेजों को है। और जिसको मारना है वो प्रेम से तो अपना नहीं देगा, प्यार से तो अपना बंदूक नहीं देगा, तो उसे छीनना पड़ेगा। तो ये लोग लूट लिया करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग के बाद नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। वे असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, बिल्कुल नहीं। यानी ए आपके सही है और आर आपकी गलत है, ये आपके सही है और आर आपके गलत है। तो सीधे तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको गुरुदेव की उपाधि आपको मिली हुई थी, अगर उनके बारे में डिस्कशन करें हम सब लोग, उनके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो एक बार आप सब लोग बताइएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग के बाद उन्होंने क्या कर दिया था, वापस बोले कि तुम हमारे भारत के लोगों के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हो और तुम हमें उपाधि देकर के, टाइटल देकर के खुश करने की कोशिश कर रहे हो। ये कैसी बात है भाई? ये तो वही बात है कि हम तुमको फूट डालो और शासन करो, यानी एक को खुश रखेंगे और उसका फायदा 100 के साथ उठाएंगे। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है भाई। और यहीं पे याद रखिएगा कि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक ना पीली वाली किताब को पढ़ के आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग के बाद उन्होंने अपनी उपाधि को वापस कर दिया था। तो बिल्कुल नहीं। जालियांवाला बाग के बाद जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि यानी सर की उपाधि वापस करी थी। दिस इज करेक्ट। दूसरी बात आप लोगों को यह समझना है कि जो आपके व्यक्ति थे जिनका नाम था, वो वायसराय की कार्यकारिणी से उन्होंने इस्तीफा दिया था, एग्जीक्यूटिव से उन्होंने इस्तीफा दिया था, रिजाइन दिया था। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अभी नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, जब आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा भाई। ठीक है, चलो अगला देखिए।
तो देखिए 18वीं शताब्दी में कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसको प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि के नाम से आपको जाना जाता था। तो किसको कहते थे भाई? दारोगा। जो दारोगा होता था, जी बिल्कुल, दारोगा जो होता था उसी को प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत के स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पे आपको जाना जाता था। भारतीय रेलवे के संदर्भ में करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है और 2023 तक जीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क स्टैब्लिश करना है। तो दोनों के दोनों आपके क्या भी सही है भाई, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है आपके क्या भी सही है। तो इसका मतलब आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या भी सही है, इसके बारे में आप सब लोगों को समझने की जरूरत है भाई। तो यहां पे तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय, ये लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह पुस्तक लिखी थी संस्कृति के 4 अध्याय। इस किताब को देखिए। अब देखो कितना आसान सा सवाल पूछा है। जब हम एंग्लो मैसूर वार के बारे में बात करें तो पहला 1767 से 69, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा 1799 में काम खत्म। अगर हम फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार के बारे में बात करें तो पहला आपके 46 से 48, दूसरा 50 से 54 और तीसरा के बारे में बात करें 56 से 63। अगर एंग्लो मराठा वार के बारे में बात करें तो पहला 1775 से 1782, अगर हम दूसरे के बारे में बात करें 1803 से 1805 और जब हम एंग्लो अफगान वार के बारे में बात करें 1878 से 80। कुछ नहीं है भाई, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। अगर आपसे सवाल पूछा जाए ए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंसर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। तो इसको कहां पे भाई? ए का 2 हो जाएगा। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार, तो इसके लिए आपके बी का 4 हो जाएगा। सेकेंड एंग्लो मराठा वार तो 1 हो जाएगा और बचा क्या भाई? 3। तो यानी 2, 4, 1, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीधे तौर पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत बढ़िया भाई, ये अलग अलग आपकी घटनाएं दी गई हैं। देखो 1908 में पहले खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। उसके बाद 1909 में करजन वायली की हत्या मदनलाल ढींगरा कर देते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके द्वारा जो ये समाचार पत्र है केसरी, जो मराठा में आपके प्रकाशित होता था, 1881 में प्रकाशित होता है। और अबुल कलाम आजाद के बारे में बात करें तो 1912 में यह अल हिलाल का प्रकाशन आपके करते हैं। इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या हो जाएगा? 3 नंबर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? 2 नंबर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? 1 नंबर, फिर उसके बाद 4 नंबर। तो 3, 2, 1, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो उत्तर का उड़ा दीजिए कबूतर, आंसर मार दीजिए ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का टोटल कितना प्रतिशत आपकी खर्च होता था? अगर आपसे सवाल पूछा जाए टोटल कितना प्रतिशत खर्च होता था, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने इसका आंसर मारा है 40%, लेकिन इसका एग्जैक्टली जो आपके बिपिन चंद्रा का मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें 52% आंसर आपको दिया है। तो याद रखिएगा कि 52% जो है वो आपके उस समय अंग्रेज अपने भारत में आर्मी के ऊपर खर्च करते थे, क्योंकि ये केवल इनके लिए आर्मी नहीं थी भारत में, ये मल्टी टास्किंग काम आपके करते थे। भारत में इनकी सिक्योरिटी, भारत में इनके रेवेन्यू के कलेक्शन में, और दूसरे देशों में जब ब्रिटेन युद्ध में फंसा होता था तो उस समय ये खुद ब खुद क्या करते थे भाई? ये भारतीय सैनिकों का प्रयोग करते थे। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार में देख लो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार में देख लो, चाहे आप किसी भी प्रकार के वार में देख लीजिए, आपको ये चीज दिखाई देगा। तो यहां तक की सारी बातें क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं भाई, एवरीथिंग इज क्लियर। तो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोगों को समझना है। अब हम लोग अगले साल के मतलब इसके अलावा दूसरा जो ईयर है उसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो एक बार सब लोग बता दीजिए कि यहां तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं है।
अब समझिए आप, अब हम लोग जो करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं हम लोग यूपीआरओ जो मेंस का पेपर हुआ था 2016 का पेपर था, लेकिन हुआ 2020 में, हुआ आपके 2020 में। ये जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर 2020 को ये पेपर हुआ था, 22 दिसंबर 2020 को ये पेपर हुआ था। इस पेपर को हम लोग अब सॉल्व करने चल रहे हैं भाई। देखिए पहला सवाल, मैंने आप लोगों को पाषाण काल पढ़ाया था, लिथिक एज हमने पढ़ाया था, और उस लिथिक एज में मैंने पैलियोलिथिक एज बताया था, मैंने मेसोलिथिक एज बताया था, और मैंने लियोलिथिक एज बताया था। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैंने जब नियोलिथिक एज बताया था तो उस नियोलिथिक एज में मैंने विंध्य एरिया वाले क्षेत्र की बात करी थी, विंध्य क्षेत्र के बारे में हमने बात करी थी, विंध्य एरिया के बारे में बात करी थी। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, विंध्य रेंज के बारे में आपने डिस्कशन किया था, इस बात को हम समझ पा रहे हैं। विंध्य एरिया को हमने क्या किया था भाई, डिस्कशन किया था। तो मैंने बोला था कि विंध्य वाला जो क्षेत्र है, गारो वाला जो क्षेत्र है, वहां पे चावल की खेती हो रही थी। अभी क्वेश्चन क्या बोला है पहला वाला, कि विंध्य क्षेत्र के जो पाषाण युगीन लोग हैं, उन्होंने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। वो कहां पे माइग्रेट कर रहे थे भाई, गंगा वैली में माइग्रेट कर रहे थे। अब पूछोगे कि कारण क्या था, ये क्यों गंगा की तरफ जा रहे थे? क्योंकि ये वाला जो पेज था, इसमें आपके जलवायु परिवर्तन और इसके काल में शुष्कता का चरण, और पर्सन आप क्या करते थे, माइग्रेट, यानी जब यहां पे आपके ड्राई हो गया तो दूसरे एरिया में चलिए। तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और क्यों आपके गंगा वैली में गए, उसके पीछे कारण ये है कि भाई यहां पे आपके सूखा पड़ गया था, इसलिए गए। अभी देखो ये जो सवाल है, ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो जैन धर्म में टोटल आपके 24 तीर्थंकर हुए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। पहले तीर्थंकर की बात करें, 23वें तीर्थंकर की बात करें, 24वें तीर्थंकर की बात करें, ये सब कोई जानता है, मैं भी जानता हूं। लेकिन अगर मैं इस बात को कहूं कि 24 तीर्थंकर के नाम हमको ऑर्डर में पूरे तरीके से याद है, तो इसको बोलते हैं सफेद झूठ। दिस इज नॉट करेक्ट। तो आप लोगों के सामने जब ऐसे प्रश्न आपके आएंगे पेपर में, तो इन प्रश्नों को स्किप कर देने में ही भलाई है। अगर आप यू आर 100% कॉन्फिडेंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन प्लीज डू सॉल्व। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, देन प्लीज स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने भी होते हैं। क्योंकि ये सवाल बताओगे आपको 2400 याद है नहीं ऑर्डर में, तो गलत होगा। लेकिन इसका चूंकि ये क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर बताना है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं 1 4 2 3। लेकिन ना हमको 2400 याद है ऑर्डर में। हाँ, ये बात जरूर है कि उन 2400 के नाम जरूर पता है कि कौन कौन थे, ये जरूर पता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई उन 2400 के ऑर्डर में नाम याद है, जैसे हमें सिख गुरुओं के नाम याद है, या उस तरीके से, तो आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बारे में समझ लीजिएगा। अब इस सवाल दो, ये बिल्कुल आप बना सकते हैं। ये जितने भी आपके टोटल आपके 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों के बारे में राजधानी की बात कर रहा है। कंबोज की कैपिटल के बारे में बात करें, राजपुर या हाटक, बिल्कुल सही बात है। अशमक के बारे में बात करें, पोतन या पोटी। सूरसेन के बारे में बात करें, कौशाम्बी नहीं था भाई, कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। इसकी राजधानी कहां पे थी, मथुरा। कौशल के बारे में बात करें तो कौशल में सीधे तौर पे क्या आ जाता है, श्रावस्ती। तो सवाल क्या पूछ रहा था, कौन सा गलत है? तो जो गलत है वही आज के समय में क्या है भाई, सही है। इसका मतलब कि सीधे तौर पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो सीधे तौर पे आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में आपके भेजा था? काशी क्षेत्र में आपके भेजा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। कौन से राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र में भेजने का काम किया था? तो ये राजा
कौन थे भाई? कुमार पाल उनका नाम था और ये चालुक्य वंश के राजा थे। चालुक्य वंश के राजा थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध आपकी पुस्तक है, उसको क्या बोलते हैं? कुमार पाल चरित के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? कुमार पाल चरित के नाम से आपको जाना जाता है। अब ये जो किताब है, इस किताब को लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये जयसिंह के द्वारा लिखा गया है। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयसिंह के द्वारा ये किताब लिखा गया है, कुमार पाल चरित। यहां पे आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। और जयसिंह कृत कुमार पाल चरित में इस बात को करी गई है। और क्यों ऐसे काम को करता है भाई कुमार पाल? क्योंकि ये जैन धर्म अपना लिया होता है। ठीक है भाई, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं, जो क्वेश्चन आप स्किप करेंगे ना ही उसका आपका नंबर कटेगा, ना ही उसका नंबर मिलेगा। सीधे सी बात है, क्योंकि निगेटिव करने से ज्यादा अच्छा है कि पॉजिटिव कीजिए। और अब आप लोगों को कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा पेपर में जो आप नहीं जानते होंगे। ये अंतिम मैं आप सब लोगों को मंत्र दे रहा हूं। ये 4-5 क्लास आपकी मैराथन की होगी, इसको ले लीजिएगा। पूरा प्रीवियस ईयर आपके कंप्लीट हो जाएगा। और डेली सुबह में 7 बजे जो सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे, एसएलबी सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे जो आप लोगों की क्लास हो रही है डेली आपके पेपर के पहले, उसमें फिर से एक बार पूरे के पूरे आपके हिस्ट्री को मैं कंप्लीट आपको रिवीजन करवा दूंगा। तो उसको आप लोग लाइव जरूर लेते रहिए, एक दिन भी मिस मत कीजिए आप सब लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चालुक्य वंश के राजा कौन थे? कुमार पाल। इसके बारे में कौन से शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में अलग अलग समय में 2 आपके क्या भेजे थे समुद्री अभियान? वो नरसिंह वर्मन थे। और ये कौन से वंश के राजा थे? ये पल्लव वंश के राजा थे। सिंघल द्वीप का मतलब क्या है? श्रीलंका। सिंघल द्वीप का मतलब क्या है? श्रीलंका। इसके बारे में समझिएगा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से कौन से राज्य के खिलाफ था? तो वो कौन सा था? तो आप लोगों को मैं बताता हूं बार बार कि शेरशाह सूरी 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया, 1540 में कनौज बिलग्राम में फिर से हुमायूं को हराया, और 1545 में कालिंजर के अभियान में खुद ब खुद ये आपके हार गया। खुद ब खुद ये आपके हार गया। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। और कालिंजर में एक जो बम होता है वो फट गया, और इसके साथ साथ शेरशाह सूरी भी फट गया था। अब देखो, कनौज का युद्ध कब होता है बाबू? 1540 में होता है। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में होता है। कालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब होता है भाई? तो ये 1565 में होता है। और खानवा के युद्ध के बारे में बात करें तो 1526 में होता है। तो करेक्ट आंसर लगा लीजिए, कुछ भी आपको दिक्कत की बात नहीं। पहले 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। तो 4 2 1 3 आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते जाओ, आसान सवाल में रुकना नहीं है, कठिन पे थोड़ा सोच ले रहा है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में आपके उपस्थित हुए। बिल्कुल सही बात है भाई। 1707 में औरंगजेब मर गया। 1707 में औरंगजेब मर गया। उसके बाद मुगल आपके क्या होने लगे? कमजोर होने लगे। आप लोगों को पता है कि औरंगजेब के मरने के बाद साहू जी को कैद से छोड़ दिया गया। बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने उनको क्या कर दिया भाई? आपके सतारा की गद्दी पे बैठा दिया, उनको छत्रपति बना दिया। अब पेशवा के 2 केंद्र हो गए, एक कोल्हापुर, एक सतारा। अब इस समय पेशवा जो छत्रपति के 2 केंद्र हो गए, छत्रपति के 2 केंद्र हो गए। एक हो गए कौन सा भाई? एक हो गया आपके कोल्हापुर, और दूसरा कौन सा हो गया? आपके सतारा। आपने बोला कि सही बात है। अब इस समय पेशवा बहुत ही ज्यादा आपके ताकतवर हो गए। इस समय जो पेशवा है वो बहुत ही ज्यादा आपके ताकतवर हो गए। आपने बोला कि वेल डन सर, ताकतवर हो गए, आई नो वेरी वेल। अब पेशवा इतने ताकतवर हो गए कि वो ये फैसला करने लगे कि दिल्ली में कौन मुगल शासक बनेगा, कौन नहीं बनेगा। बालाजी विश्वनाथ भट्ट की बात करें, या आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है बाजीराव फर्स्ट की बात करें, या बालाजी बाजीराव की बात करें। अब दूसरी बात कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। मराठाओं की लैंग्वेज एक थी मराठी, एक प्राइड था मराठा प्राइड, दूसरा उनकी संस्कृति, उनका कल्चर
सब कुछ एक था, बस क्या था, इसको संगठित करने की बात थी। तो शिवाजी महाराज आए और संगठित कर दिए और इस तरीके से उनमें भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी आपको सही है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई। छत्रपति शिवाजी से संबंधित ये बहुत सारी घटनाएं हैं। छत्रपति शिवाजी से संबंधित उन घटनाओं को थोड़ा अरेंज करना है। तो देखिए 1674 में 1674 में ये छत्रपति बनने से पहले ये सारे काम कर लिए होते हैं। आपने बोले कि क्या क्या कर लिए होते हैं भाई, तो 1656 तक 1656 तक ये आपके चाकन के किले पर, पुरंदर के किले पर, सुपा के किले पर ये जीत चुके होते हैं। 1659 में बीजापुर का कमांडर इन चीफ अफजल खान आता है इनके खिलाफ में षड्यंत्र करने के लिए और अफजल खान को ये मार देते हैं। 1657 में पहली बार मुगलों के साथ आपका इनका विवाद शुरू होता है और ये मुगलों से इनका क्या हो जाता है भाई, आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। औरंगजेब अपने मामा को भेजता है शाइस्ता खान को, बारातियों के बेस में रात के अंधेरे में उसके महल पे आक्रमण कर देते हैं और वो रात को अपना जान बचा करके खिड़की से भागता है और उसमें उनका हाथ अंगूठा काट देते हैं और बेटे को मार देते हैं। सूरत के आक्रमण की बात करें, लूटने की बात करें, तो 1664 में इन्होंने लूटा था और एक बार नहीं लूटा था, अलग अलग समय में सूरत को 3 बार लूटा। तो इस तरीके से अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले 1 नंबर होगा, फिर आपके 3 नंबर होगा, फिर आपके 2 नंबर होगा और फिर 4 नंबर। 1 3 2 4 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी भाई? कौन सी मुद्रा शिवाजी के राज्य में प्रचलित आपकी रजत मुद्रा नहीं थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या लगता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अलग अलग तरीके की इनके समय में करेंसी आपकी प्रचलित थी, बहुत ही फेमस थी। अगर हम उन करेंसी के बारे में बात करें तो उन करेंसी में किसका किसका नाम आ जाता है? जैसे लारी का नाम आ जाता है, जैसे टक्का का नाम आ जाता है, टंका नहीं टक्का, जिसको अशरफी टक्का भी बोलते हैं, रूका का नाम आ जाता है। इसके अलावा अन्य भी कुछ करेंसीज थी, जैसे फनम का नाम आ जाता है, जैसे आपके चक्रम का नाम आ जाता है, जैसे पादशाही होन का नाम आ जाता है, जैसे निशानी होन का नाम आ जाता है, जैसे तिरुका का नाम आ जाता है, पैसा का नाम आ जाता है, दाम का नाम आ जाता है, लेकिन रुपया का नाम कहीं पे भी नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था भाई? कश्मीर का जो शासक था जिसका नाम था जैनुल आबिदीन, उस जैनुल आबिदीन के बारे में बात करें तो उस जैनुल आबिदीन के बारे में बताइए कि उस जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था भाई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो जैनुल आबिदीन जो था उसका वास्तविक नाम क्या था? शाही खान। और ये जो व्यक्ति है कश्मीर के शासक के तौर पे 1420 से लेकर के 1470 तक इसने आपके शासन किया और इसको अकबर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसका बहुत ही प्रसिद्ध नाम है और उसको क्या बोलते हैं भाई? कश्मीर का अकबर कह करके इसको संबोधित किया जाता है। इसको कश्मीर का अकबर कह करके संबोधित किया जाता है और इसका नाम क्या है? जैनुल आबिदीन। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई। हल्दी घाटी के युद्ध में, ये कब हुआ था युद्ध? 1576 में। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, एक तरफ थे महाराणा प्रताप, उनके साथ कौन था भाई? सूर सेनापति और भीलों की आपकी छोटी सी टुकड़ी थी। और दूसरे तरफ कौन थी? अकबर की सेना। और अकबर के तरफ से कौन आपके पार्टिसिपेट कर रहा था? मान सिंह और आसफ खान। अकबर की सेना को इस युद्ध में आपके पैर पीछे खींचने पड़े थे और महाराणा की सेना डोमिनेट हो गई थी। इसमें उनके सेनापति के तौर पे कौन थे? तो उनका नाम क्या था? हकीम खान सूर का नाम आ जाता है। अब इस सवाल देखिए, ये क्वेश्चन बोला कि कब कब आपके विलय किया गया? तो अंग्रेजों ने सिक्किम का विलय कब किया? 1850 में। कब किया भाई? 1850 में। पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब को 1850 में। पंजाब के बारे में बात करें तो 1849 में, सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद। अगर हम बर्मा के बारे में बात करें तो बर्मा को 1852 में। और झांसी के बारे में बात करें तो 1853 1854 में। ऑर्डर पूछा है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा,
फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो 3142 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3142। अगला देखिए, देखते जाओ, देखने की चीज है, 1000 बार देखो। बंगाल के नील विद्रोह की बात करें तो कब हुआ था? 1859-60। मोपला विद्रोह आपके खिलाफत आंदोलन के दौरान 1921 में। यानी कहने का मतलब है कि हमने 2 चीजों को पता लगा लिया। हमने पता लगा लिया कि डी का आंसर क्या होगा भाई, आपके डी का आंसर क्या होगा? तो डी का आंसर आपके होगा 1। फिर हमने क्या पता लगा लिया? फिर हमने पता लगा लिया बी का आंसर क्या होगा? 3। अब बचा ए, तो फिर इसमें पहले देख लेते हैं बी का आंसर क्या होगा? 3 और डी का आंसर क्या होगा? 1। तो बेटा ये तो हमसे भी चालाक निकला, दोनों जगह पे है, यानी इसको काट दो, इसको काट दो। अब थोड़ा समझिए, अगर किसी और आंदोलन के बारे में पता लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। तेभागा आंदोलन आपके भारत की स्वतंत्रता के समय हो रहा था, 1946-47। यानी ए का आंसर क्या होगा भाई? ए का आंसर होगा 4। जैसे ये 4 हुआ तो ये 2 अपने आप हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कौन से साल में हुई थी? तो 1875 में किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी और अब के समय में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आपको जाना जाता है। अब ये सवाल देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा पूछना चाहिए था, जानते हो इसमें कैसा पूछना चाहिए था? इसमें ऐसा पूछना चाहिए था, रुको मैं आपको बताता हूं कैसा पूछना चाहिए था। अब देखिए, इसमें ऐसा पूछना चाहिए था सवाल में कि कौन सा सही सुमेलित है। ये सवाल में ऐसा पूछना चाहिए था, इस सवाल में पूछना चाहिए था कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है ना? सवाल में ये पूछना चाहिए था, क्योंकि अगर हम बात करें ना इसमें, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये एक एक करके अखिल भारतीय महिला संघ 1926 में स्टैब्लिश हुई, 1927 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो ये तो गलत है। ये कब स्टैब्लिश किया गया था? 1927 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन 1932 में स्टैब्लिश किया गया था। बॉम्बे रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में स्टैब्लिश किया गया था। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में। यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सवाल क्या पूछना चाहिए था? सवाल पूछना चाहिए था कि कौन सा सुमेलित है, तो आंसर क्या हो जाता? डी हो जाता। अब सैयद अहमद खान के साथ मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी था, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड, इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका नाम क्या है? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 2 लोगों ने मिलकर करी थी। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। इसका नाम अभी किया नहीं गया है, जब किया जाएगा तो हम आपको बता देंगे। सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ने, तो ये जो संगठन है किसके द्वारा बनाए गए थे? इनके द्वारा बनाया गया था। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ये कब आपके हुआ था? 1936 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो इसके अध्यक्ष के तौर पे चुने गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके महासचिव के तौर पे कौन चुने गए थे? तो इसके महासचिव के तौर पे चुने गए थे आपके सीधे तौर पे एनजी रंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलग अलग आपके तरीके के ये पत्र है और उनके लेखक के बारे में ये बात कर रहा है। तो अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम, बिल्कुल सही बात है। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया, बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सत्याग्रह नहीं, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इनके द्वारा सुधारक की पुस्तक आपके लिखी गई थी और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर जिसका नाम था चार्ल्स टेगार्ट, जिसका नाम क्या था? चार्ल्स टेगार्ट, उस चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। तो जो क्रांतिकारी होते थे, आप चाहो या मत चाहो, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, आपको ही काम करना पड़ेगा। तो एक आपके बहुत ही प्रमुख थे गोपीनाथ साहब, ये बंगाल के युवा क्रांतिकारी थे और इन्होंने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास इन्होंने किया था, लेकिन वह सफल रहे थे, मार नहीं पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कर रहा उन्होंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1931 में आपके शुरू हुआ, आप सब लोगों को पता है, 1931 में शुरू हुआ। गांधी जी ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे भाई, नमक कानून को क्या कर देंगे भाई, तोड़ देंगे।
अब गांधी जी बोले कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के खिलाफ में सजा नहीं दी गई थी, बिल्कुल गलत। इतना झूठ भाई कैसे बोल सकता है? उनको सजा दी गई थी, उनको नमक कानून तोड़ने के विरोध में उनको सजा दे दी गई थी। अब दूसरा बोले कि इनके साथ जो 78 फॉलोअर्स थे उनमें से कुछ फॉलोअर्स को भी सजा दी गई थी, जिसे मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के मुंशी ये भी थे। इसका मतलब क्या हो जाए? केवल और केवल 2 हो जाएगा भाई, आंसर ओनली 2 हो जाएगा। अभी देखो, दांडी यात्रा कब की बात करते? 1931। पूना समझौता कब की बात करते? 1932। सांप्रदायिक समझौता 1932। लेकिन पहले कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, तब जाकर के पूना पैक्ट हुआ था। और 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था भाई? तो आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। जैसे ही गांधी जी ने इस काम को शुरू किया वैसे ही आपके गांधी इरविन समझौता हुआ। यानी सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बाद तो पहले गांधी जी ने क्या करी? दांडी यात्रा। फिर क्या हो गया? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी कहां पे चले गए? तो गांधी जी इंग्लैंड, लेकिन वहां पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, गांधी जी वापस आए। मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, और जब घोषणा कर दी तो गांधी जी जो थे वो क्या बैठ गए? पुणे के यरवदा जेल में आपके आमरण अनशन पे बैठ गए कि जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम अपने देश में वापस लौट कर, सॉरी क्या बोलते हैं कि तब तक हम ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। और उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। जब गांधी जी की तबीयत खराब होने लगी तो भीमराव अंबेडकर के ऊपर दबाव बनाया गया और अंबेडकर और इनके बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। और इसके तहत कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के जगह पे आपको रिजर्व सीट का प्रावधान किया गया। तो बताइए आप सब लोग, यहां तक का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे, जल्दी से बताएंगे भाई फटाफट। अब हम लोग अगले साल के पेपर को करने जा रहे हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये आपके यूपी आरओ एआरओ पेपर हुआ था। यूपी आरओ एआरओ का पेपर हुआ था कब? 2016 में। यूपी आरओ एआरओ का पेपर 2016 में हुआ था। और ये क्या हुआ था? प्रीलिम्स। क्या हुआ था भाई? प्रीलिम्स का पेपर हुआ था। लेकिन 2016 का पेपर हुआ कब भाई? ये पेपर हुआ था आपके 20/9/2020 को। इस वाले पेपर को हम लोग करने जा रहे हैं। हिस्ट्री के सवाल को उसको देखिएगा। दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? अब आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप सब लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब वो कौन सा व्यक्ति था? उसका नाम क्या था? मुबारक खिलजी। ये कौन था भाई? अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था मुबारक खिलजी। और ये इसने क्या किया? अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। और खलीफा के बारे में बात करें तो खलीफा कौन होता था? तो जो भी आपके मुस्लिम है उनके धार्मिक गुरु के तौर पे हम खलीफा को देखते हैं। मुबारक खिलजी का पसंद देखिए, इसको कोई भी कपड़ा पहने ठीक नहीं लगता था। इसको कोई भी कपड़ा पहने ठीक नहीं लगता था। इसका शौक था, मतलब फैंटेसी था इसका। किस चीज की फैंटेसी था? ये नंगे पुरुषों के बीच में रहना चाहता था, नंगे स्त्रियों के साथ दिन रात रहना चाहता था। और जब कभी कभी वो ज्यादा खुश होता था तो अपने दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन करके आ जाता था, महिलाओं के कपड़े पहन करके आ जाता था और खूब दौड़ता था। और ये जो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चीजें शुरू की गई थी उसको, जैसे बाजार नियंत्रण को इसने खत्म कर दिया। बलबन के बारे में बात करें तो इल्ततमिश का गुलाम था। बलबन के बारे में बात करें तो इल्ततमिश का गुलाम था। सिजदा की शुरुआत करी, पाबूस की शुरुआत करी, नौरोज फेस्टिवल की आपकी शुरुआत करी। आपने बोला कि तो बहुत अच्छी बात है सर। इसने दीवाने अर्ज बनाया। जो तुर्काने चिहलगामी थे, ग्रुप ऑफ 40, उसका नाश कर दिया इसने। और मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात किताब पढ़ता था लेकिन पेपर में फेल हो जाता था। क्यों? क्योंकि किताब में चंपक छुपा के पढ़ता था। नन्हे सम्राट पढ़ता था, नंदन पढ़ता था, क्रिकेट टुडे पढ़ता था। इसका मतलब क्या है कि बेचारा जो भी काम किया उसमें फेल हो गया। राजधानी परिवर्तन की, फिर से वापस लेके आना पड़ा। करेंसी चलाया, उसको वापस लेना पड़ा।
जो क्षेत्र जीते वो सब इसके हाथ से निकल गए। टैक्स बढ़ाया, लोगों ने विरोध कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा खेती के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसको दीवान ए कोही के नाम से जाना जाता है। फिर से ये सवाल देखिए, फेवरेट क्वेश्चन। अब बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को दिखेंगे भाई, ठीक है ना, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे। 1539 में क्या हुआ? 1540 में कनौज का युद्ध हुआ था और इसी कनौज को हम बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसी कनौज को हम बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं। जो हम चंदेरी के युद्ध के बारे में बात करें तो ये हुआ था 1527 में, ठीक है भाई। चंदेरी मेदिनी राय को हरा दिया था बाबर ने। तालीकोटा का युद्ध आपके विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ 1565 में, राम राय नेतृत्व कर रहा था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो होगा 2 नंबर बाबू, 2 के बाद हो जाएगा 4 नंबर, 4 के बाद 1 नंबर और 1 के बाद 3 नंबर हो जाएगा। तो यहां पे आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। 2 4 1 3, 2 4 1 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन विल बी बी। अगला देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन थे भाई? तो उनका नाम क्या था? हकीम खान सूर था भाई। अगला क्वेश्चन, रज्मनामा जो है कौन से हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? कौन से हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये वाला जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो अकबर के समय में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको अनुवाद विभाग के नाम से जाना जाता है और उसमें बहुत सारे जो हिंदू ग्रंथ थे उसका फारसी में अनुवाद किया गया और उसी में से नाम किसका आ जाता है भाई? तो उसी में से नाम आपके किसका आ जाता है भाई? महाभारत का, जिसका ट्रांसलेशन जो है उसको क्या कहते हैं? रज्मनामा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बोले कि अंग्रेजों को बंगाल के जीतने से खूब ज्यादा पैसा मिला, खूब ज्यादा जनशक्ति मिला। बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल को जीता और जो पैसा मिला और उससे खूब ज्यादा पैसा इधर उधर इन्वेस्ट किया, पावरफुल हो गए। और दूसरी बात क्या है कि अंग्रेजों के पास फ्रांसीसियों से ज्यादा बेहतर नेवी था, इसीलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अंग्रेजों ने क्या किया? तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को डिफीट कर दिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को डिफीट कर दिया और 1760 में जो आपका युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बांडीवास, जानते हो मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज कहता था, क्या कहता था? कि एक बार केवल अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है, बाद में तो ये सारी चीजें ना आपको हलवा लगने लगेगी, बाद में ये सारी चीजें आपको हलवा लगने लगेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अलग अलग। आप देखो, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 हुआ था। अगर हम रंपा विद्रोह के बारे में बात करते हैं तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879-80 में हुआ था। इसका मतलब हमने क्या देखा कि ए का आंसर 2 होगा, बी का पता नहीं छोड़ दीजिए, सी का पता 1, तो ए का 2 खोजिए और सी का 1 खोजिए, ए का 2 खोजिए और सी का 1 खोजिए। इसका मतलब मिल गया हमको उत्तर। पावना किसान विद्रोह के बारे में बात करें तो कब हुआ था? 1873 से 76 के बीच में हुआ था, यानी बी का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब जो बचा आपके उसके बाद डी, तो डी का आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो सीधे तौर पे 2413 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2413 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाठी क्लब की स्थापना, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत, गणपति उत्सव की शुरुआत और सारे के सारे हिंदुओं को इकट्ठा करना, उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो अलग है जगाने का काम किसके द्वारा किया गया? तो उनका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोग प्यार से क्या कहते हैं? लोकमान्य के नाम से जानते हैं। इनकी 2 आपकी पत्रिका थी, एक था केसरी जो मराठी में लिखते थे और एक था मराठा जिसको इंग्लिश में लिखते थे। और इनके द्वारा ये जो आपके लेख लिखे जाते थे वो क्रांतिकारियों के समर्थन में, जिसके कारण अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर सेडिशन का केस भी चलाया गया। बाल गंगाधर तिलक ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करी। आप सब लोगों को पता है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, बंबई को छोड़ के कर्नाटक, बरार और सेंट्रल प्रोविंस के साथ साथ कर्नाटक वाले एरिया में। ठीक है भाई, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें, इन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। और मरने से पहले 1919 के अमृतसर अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लाला लाजपत राय के और अंग्रेजी इनको क्या कहते थे कि इसी के चलते भारत में अशांति, भारतीय अशांति के जनक के तौर पे जानते थे। विपिन चंद्र पाल भी गरम दल के बहुत महत्वपूर्ण आपके नेता थे, आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। आंध्र के डेल्टा में जब वंदे मातरम आंदोलन हुआ था, ये गए आंदोलन बहुत तेज हो गया। लाला लाजपत राय को हम लोग क्या बोलते हैं? शेरे पंजाब कहते हैं। लाला लाजपत राय जब आपके साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, इनको लाठी लगी
किसने मारा? स्कॉट ने। बाद में घायल हो गए, बाद में इनका डेथ हो गया, लेकिन मरने से पहले इन्होंने बोला कि बेटा हमारे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी तुम्हारे ताबूत में अंतिम कील का काम करेगी। जा बेटा, हम तो जा रहे हैं, लेकिन भगत सिंह क्या करेंगे? सैंडर्स को ही गोली मार देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखो किसके द्वारा क्या एस्टेब्लिश किया गया। अगर हम इंडियन एसोसिएशन के बारे में बात करें तो इंडियन एसोसिएशन किन की संस्था थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की थी। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में बात करें तो किसकी थी? तो महादेव गोविंद रानाडे की थी। अगर हम बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में बात करें तो किसकी थी? तो फिरोज शाह मेहता की थी। अगर हम मद्रास महाजन सभा के बारे में बात करें तो मद्रास महाजन सभा के बारे में बात करें तो किसकी थी भाई? तो पी आनंद चार्लू की थी। तो 2341 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2341 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2341। ये सारे आपके संस्था है। अब इस सवाल देखो, हेनरी बिवेंडेरेजो यंग बंगाल से संबंधित है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा से ज्योतिराव फुले संबंधित नहीं है। कौन संबंधित है भाई? तो बाबा साहब अंबेडकर संबंधित है। ज्योतिराव फुले के बारे में बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो ज्योतिबा फुले के बारे में बात करें तो ये आपके किससे संबंधित है? तो ये आपके रिलेटेड है। किससे? तो ये रिलेटेड है आपके सत्यशोधक समाज से। गुलामगिरी इनकी महत्वपूर्ण आपकी किताब थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से कर्नल ऑलकॉट की, एच.एस. ऑलकॉट की बात करें, मैडम एच.पी. ब्लावाटस्की की बात करें, और साथ ही साथ आयरलैंड की आपकी एनिमेशन की बात करें। अभी मैंने आपको बताया था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, आपके शिव प्रसाद जी थे, बनारस के जो राजा थे, और दूसरे कौन थे भाई? सैयद अहमद खान। ये दोनों के दोनों थे। सवाल क्या बोला? सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो उनका नाम क्या था? वी हंटर उनका नाम था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो राशिद अली जुड़े हुए थे, शाहनवाज खान जुड़े हुए थे, पीके सहगल जुड़े हुए थे। बीसी दत्त का जो आपका रिलेशन है वो रॉयल नेवी रिवोल्ट से था भाई, रॉयल नेवी रिवोल्ट से था। इनका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था। बोले कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए भाई, इसमें थोड़ा सा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, नहीं तो कबूतर बन जाएगा इसमें। बोले कि इसका नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। हम इसको कह भी सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी तो जेल में चले गए, और महात्मा गांधी ने ही ये बात कहा था कि मेरे चले जाने के बाद भी ये आंदोलन चलना चाहिए। और उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया, हम तो चले जाएंगे जेल में, आपका काम है इस आंदोलन को लगातार चलाना। तो ये बात महात्मा गांधी के द्वारा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसको मैं सही मानता हूं, ठीक है, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया अंतिम आंदोलन जो था भारत छोड़ो था। जैसे आंदोलन शुरू हुआ, कांग्रेस को आपके क्या कर दिया गया? इलीगल बॉडी घोषित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो यह एक स्वतः स्फूर्त सेल्फ जनरेटेड मूवमेंट था, यानी लोग खुद ब खुद इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और गांधी जी का जो मूल मंत्र था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, करो या मरो, इसमें काम कर रहा था। अगर हम ये कहें कि पूरे तरीके से अहिंसक आंदोलन था, तो भाई नहीं, यहां पे हिंसा भी आपको दिखाई देती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो ये सी को हम लोग इसमें गलत मान सकते हैं, लेकिन इसमें से हम किसी को भी गलत भी नहीं मान सकते हैं, इसीलिए इस पे स्टार लगा दीजिएगा। लेकिन मजबूरी में आंसर मारना हो तो सी मार दीजिएगा। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया भाई? 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। बैबल योजना कब आया था? 1945 में। सीआर फॉर्मूला कब आया था? 1944 में। इसमें कुछ है जी? नहीं। तो सबसे पहले 2 नंबर हो जाएगा, फिर 1 नंबर हो जाएगा, फिर 4 नंबर हो जाएगा, और फिर 3 नंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 1 4 3 आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब सवाल देखिए, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत सारा काम किया जाना बाकी है, और मैं ईश्वर के बारे में सोचूंगा तो काम कब करूंगा भाई? ये बात किसके द्वारा कही गई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही अथक प्रयास था कि विधवा पुनर्विवाह को लीगल बनाया गया।
और बाद में अंग्रेजों ने बाल विवाह को भी बैन कर दिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको प्रवचन मत सुनाइए, उसको प्रवचन की जरूरत नहीं है, उसको भोजन की जरूरत है, उसको भोजन दीजिए। और न्यू हिंदुइज्म के प्रवर्तक के तौर पे स्वामी विवेकानंद जी को जाना जाता है। फिर उसके बाद कौन आ जाते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, विधवा पुनर्विवाह की ये भी समर्थक थी। इंटरकास्ट मैरिज को इन्होंने इनकरेज करने का काम किया। आर्य समाज इनकी संस्था थी, वेदों की ओर लौटो कहा इन्होंने, और इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा भी दिया और शुद्धिकरण आंदोलन भी चला। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, बचपन का नाम था मूलशंकर। रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार के लिए स्वामी विवेकानंद जी, जो 1893 में शिकागो में हीरो बन गए थे, उन्होंने क्या किया भाई, आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और ये हमारे आदर्श भी हैं। इसके बारे में आप लोग आगे देखिए भाई। अलग अलग आपके आया। क्लाइव फिर से भारत आया। कब आया भाई? 1765 में। प्लासी के युद्ध के बाद चला गया था। 1765 में आया, इलाहाबाद की संधि हुई और जब आया तब इलाहाबाद की संधि हुई। पहले आया ए, फिर इलाहाबाद की संधि हुई बी, यानी 1765 में दोनों हुआ, पहले आया फिर संधि हुई। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, 22 अक्टूबर 1764। वारेन हेस्टिंग्स जो आपके बंगाल का गवर्नर जनरल बना, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना। अब एक एक करके देखो। सबसे पहले 3 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। तो 3, 1, 2, 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी भाई? इलाहाबाद की संधि आपके, यानी ए का आंसर क्या हो जाएगा? 4। एक्सला सेपेल की संधि कब हुई थी भाई? तो एक्सला सेपेल की संधि के बारे में बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, सीधे तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब एक्सला सेपेल की संधि के बारे में जब हम बात करें तो ये 1748 में हुआ था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी का आंसर हो जाएगा 3। फिर उसके बाद सी छोड़ दीजिए, डी को देखिए। डुप्ले को हटा दिया गया और डुप्ले को कब हटा दिया गया? 1954 यहाँ पे 1754 होगा। डुप्ले को कब हटा दिया गया? तो सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार के बाद। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार के बाद। तो कौन बचा? 4। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बहुत सारे आपके पैक्ट दिए गए हैं, जैसे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात करें तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। ये पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा की बात करें तो कब हुआ था भाई? 1929 आपके लाहौर अधिवेशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था, 1930 में मतलब शुरू हो गया था, 1930-31। अब इसके बारे में थोड़ा देखिए खूब अच्छे से। पहला समझिए, पहला होगा 4 नंबर। 4 के बाद कौन होगा भाई? पहले होगा 3 नंबर। 3 के बाद क्या हो गया? 4 नंबर। 4 के बाद क्या हो गया? 1 नंबर, 2, 3, 4, 1, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से एक कौन सा आपके सही सुमेलित है? अब एक एक करके समझिए भाई, कौन सा सही सुमेलित है। तो जब इटावा प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी जो परिकल्पना है 1948 में की गई, लेकिन इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? अल्बर्ट मायर के द्वारा किया गया। तो बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आपके सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ये जो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो था वो 1908 में नहीं था, वो 1907 में था। ठीक है भाई। उसके बाद ये सारे के सारे कथन आपके क्या भी सही है। मजा आ रहा है आप सब लोगों को? आप बताइए आगे और क्वेश्चन किया जाए। आप सब लोग कहोगे कि यस, तो आगे और भी करेंगे एक शिफ्ट का। आप लोग बोलोगे कि नहीं सर रहने दिया जाए तो इसको खत्म कर देंगे। जल्दी बताइए आगे किया जाए। आगे क्वेश्चन कितने साथी चाहते हैं कि आगे क्वेश्चन किया जाए? कितने साथी चाहते हैं कि आगे के क्वेश्चन को सर किया जाए और किया जाए? मजा आ रहा है भाई? तो मैं आप लोगों को बार बार कहता था कि एक बार चीजों को सीखने की जरूरत होती है,
उसके बाद अपने आप मैंने आप लोगों को बताया, देखो इसमें से 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको लग रहा होगा आप लोगों को कि आपने नहीं पढ़ा है, और वो लगना भी चाहिए, नहीं तो 100% पढ़ा हुआ लगने लगेगा तो इंसान अपने आप को भगवान समझने लगेगा। लेकिन पेपर चाहे कोई बनाए, पेपर चाहे कोई बनाए, सवाल का उत्तर आप ही बताओगे, क्योंकि आपने इस तरीके से पढ़ा है कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन दुनिया का कोई भी आपका पेपर बना दे आप उसको सही बनाओगे। तो जल्दी बता दीजिए कौन कौन से साथी चाहते हैं कि सर इसको आगे कंटिन्यू किया जाए कि इसको रोक दिया जाए। कंटिन्यू किया जाए, चलो भाई ठीक है। तो एक बार आप सब लोग सेशन को लाइक शेयर कीजिए, आगे की ओर हम बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। बहुत बढ़िया भाई, वेल डन। यही जज्बा होना चाहिए, तभी जाके काम होगा। अब सुनिए आप सब लोग, हम लोग अब करने जा रहे हैं यूपीआरओ एआरओ। कब करने जा रहे हैं भाई? यूपीआरओ एआरओ मेंस को हम लोग देखने जा रहे हैं। यूपीआरओ एआरओ मेंस को हम लोग देखने जा रहे हैं। 2017 का पेपर था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग जानते हैं पेपर होता है कभी और का और होता कभी और है। और ये जो पेपर हुआ था ये हुआ था 17 फरवरी, जिस महीने में आपका पेपर है उसी महीने में हुआ था। 17 फरवरी 2019 को ये पेपर हुआ था। तो हम लोग उसी को देखने जा रहे हैं। अब ये सवाल देखो कितना आसान सा सवाल है। हड़प्पा के बारे में बात करें तो कौन संबंधित है भाई? दयाराम साहनी। अगर हस्तिनापुर के बारे में बात करें तो कौन संबंधित है भाई? बीबी लाल। तक्षशिला के बारे में बात करें तो कौन संबंधित है भाई? तो आपके जॉन मार्शल। कौशाम्बी के बारे में बात करें तो एनजी मजूमदार। कुछ नहीं करना है, आंसर सी मार देना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस सवाल पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभी देखिए, अंग का राजधानी चंपा, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर। लेकिन हम कौशल के बारे में बात करें, इसकी राजधानी अहिछत्र में नहीं थी। इसकी राजधानी आपकी कौन थी? श्रावस्ती। और इसी कौशल से संबंधित कौन थे भाई? भगवान राम संबंधित थे। महावीर स्वामी को कौन से नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर, और भगवान बुद्ध को कौन से भाई? निरंजना फल्गु नदी के तट पर। अब इस सवाल बोले कि कौन सा शासक किससे संबंधित है? रुद्रदामन जो था वो शक शासक था, यानी बी का आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो बी का आंसर एक जगह पे 4 दिया है, तो इस सीधे तौर पर रिस्पॉन्स 1 हो जाएगा। डिमेट्रियस की बात करें तो इंडो ग्रीक था। उसके बाद अगर हम आपके गोंडो फर्निस के बारे में बात करें तो पहला था। बीम कटफिशेस की बात करें तो कुषाण था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सात प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो अदर आपके लैंग्वेजेस थे उसका आपके क्या हुआ? विकास हुआ। ये बोले कि सातवाहन जो राजा थे, उन सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, इसीलिए तो विकास हुआ। नहीं तो अगर ये नहीं अपनाते तो क्यों विकास होता? इसका मतलब है कि ये सही है, दोनों के दोनों आपके सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। अगला देखिए, गुप्त काल के दौरान जो स्वर्ण मुद्रा होता था, उस सोने के सिक्के को क्या बोला जाता था? तो सोने के सिक्के को बोलते थे दिनार, और सिल्वर के सिक्के को, चांदी के सिक्के को बोला जाता था रूपक। चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? रूपक। और सोने के सिक्के को क्या बोला जाता था? दिनार। और जब भी हम गोल्ड क्वाइंस की बात करते हैं, और गोल्ड क्वाइंस में क्वांटिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, यानी इसकी मात्रा के बारे में बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा किसके द्वारा सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्तों के द्वारा। सबसे ज्यादा गुप्तों के द्वारा आपके शुरू किए गए थे।
अब देखो चंदावर का युद्ध कब हुआ था भाई? 1194 में। तैमूर का आक्रमण 1398 में। कालीकोटा का युद्ध 1565 में। और घाघरा का युद्ध 1529 में। कैसा सवाल भाई पूछ रहा है? ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इसका मतलब 2 1 4 3 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रुकना नहीं है, आसान में तो बिल्कुल भी रुकना नहीं, आगे की ओर बढ़ते जाइए। ये षड दर्शन की बात कर रहा है। तो वल्लभाचार्य जो थे वो पुष्टि मार्ग के आपके प्रतिपादक थे। रामानुजाचार्य के बारे में बात करें विशिष्टाद्वैत के थे। माधवाचार्य के बारे में बात करें तो द्वैतवाद के थे। शंकर के बारे में बात करें तो अद्वैतवाद के थे। उसी तरीके से पतंजलि के बारे में बात करें तो योग के थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपके सीधे तौर पे ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का आंसर हो जाएगा 4। तो 2 3 1 4 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर नामा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया? बाबर नामा का, तो देखो पहले देखो किताब का नाम क्या था? तुजूक ए बाबरी। अब जब हम तुजूक ए बाबरी के बारे में बात करें तो ओरिजिनली इसको किस में लिखा गया था? तुर्की में लिखा गया था। बाद में इसको फारसी में ट्रांसलेट किया गया अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा। किसमें ट्रांसलेट किया गया? फारसी में, पर्शियन में। फिर इसके बाद जब आप देखोगे अब फिर इस बाबर नामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो यहां पे जो सवाल पूछ रहा है कि सर इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, तो अंग्रेजी किया होगा। एक का नाम क्या? लेडेन और दूसरा का नाम क्या? रस्किन। तो लेडेन और रस्किन के बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसने बाबर नामा का ट्रांसलेशन किया। मुगल काल में राजा बनाने वाले जिसको किंग मेकर कहते हैं वो कौन थे भाई? सैयद ब्रदर। और सैयद ब्रदर में से एक का नाम था हुसैन अली और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला। तो सैयद ब्रदर्स यानी 1707 के बाद कोई भी मुगल एम्पायर इतना ताकतवर नहीं था कि वो अपने बलबूते मुगल एम्पायर बन जाए। तो सैयद ब्रदर्स का इसमें नाम आता है। जुल्फिकार अली खान का नाम आता है। तो ये सैयद ब्रदर्स आपके बहुत महत्वपूर्ण थे। दारा सिको गौ आदमी था बेचारा, औरंगजेब के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। तो हुमायूं के मकबरे के पास दिल्ली में ही इसको दफना दिया गया, नियर बाई हुमायूं टॉम्ब। नियर बाई हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं के मकबरे के पास इसको दिल्ली में क्या किया गया भाई? दफना दिया गया। और औरंगजेब के द्वारा इसको क्या कर दिया? हरा दिया गया था। और ये शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, औरंगजेब, मुराद। और दारा सिको शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और सबसे प्रिय पुत्र था। और औरंगजेब ने बोला कि भैया तुम क्यों राजा बनोगे, तुम मरो। और औरंगजेब ने उसको मार दिया और औरंगजेब ने बुरी तरीके से इसकी हत्या की और इसको हुमायूं के पास दफना दिया गया। अभी अलग अलग आपके कुछ बैटल है, अगर उसके बारे में बात करें, ये जो दोराह का युद्ध है इसी को हम लोग कहते हैं देवरिया का युद्ध। ये 1532 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? एक तरफ आपके था हुमायूं और दूसरी तरफ कौन थे भाई? अफगान। एक तरफ कौन था? हुमायूं और दूसरी तरफ कौन थे? अफगान। जिसमें अफगानों को हुमायूं ने डिफीट कर दिया था। 1532 में हुआ। फिर चौसा का युद्ध, ये तो जानते हैं, 1539 में। एक तरफ था हुमायूं, दूसरी तरफ था शेरशाह सूरी। हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी जीत गया। 1540 में कौन सा हुआ भाई? कनौज का युद्ध। एक तरफ था हुमायूं, दूसरी तरफ था शेरशाह। हुमायूं हार गया, फिर से शेरशाह सूरी जीत गया, हुमायूं भाग गया। सामूगढ़ का जो युद्ध है ये 1658 में हुआ, 1658 में। किसके बीच में? तो शाहजहां के बेटों के बीच में। शाहजहां के बेटों के बीच में औरंगजेब ने अपने सारे के सारे ब्रदर्स को हरा दिया और बोला कि बोलो 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 कौन? तो सीधे तौर पे आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब बनेगा आपके औरंगजेब, जिसने अपने आप को जिंदा पीर कहा था। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो पहले हो जाएगा दोराह का युद्ध, फिर हो जाएगा चौसा का युद्ध, फिर हो जाएगा कनौज का युद्ध, फिर हो जाएगा आपके सामूगढ़ का युद्ध। 1423 1423 आंसर विल बी बी। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित में से जिंदा पीर किसको कहते थे? औरंगजेब को कहते थे। तो औरंगजेब ही क्या था? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अब देखो क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940।
और जब हम बेबल योजना के बारे में बात करें 1945। मतलब अब आप लोगों के लिए ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सोचोगे तो बना दोगे। सबसे पहले 3 नंबर, 3 के बाद 2 नंबर, 2 के बाद 1 नंबर, 1 के बाद 4 नंबर। तो 3 2 1 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 2 1 4 कहा है जी? 3 2 1 4, 3 2 1 4 तो है ही नहीं। ये लगता है कि ऑप्शन नंबर बी इसने गलत लिख दिया है। इसी में होना चाहिए था 3 2 1 4। तो आंसर क्या मार लीजिएगा? आंसर आप लोग बी मार लीजिएगा। अगला देखो क्वेश्चन, 2 सूची दिया गया है और अलग अलग आपकी सूची। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्टैब्लिश किया गया? 1885 में, 1885 में। यानी एक आंसर क्या होगा? 3। अब एक आंसर एक ही जगह पे 3 दिया है तो बाकी और पे हम क्यों सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। बाकी और पे हम क्यों सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जो मन करे आप कर लीजिए। भारतीय जनसंघ के बारे में बात करें तो 1951 में। भारतीय साम्यवादी दल के बारे में बात करें 1925 में। AIADMK 1972 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वीर तुम बढ़े चलो। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ये कौन सा एक्ट था? 1813 का एक्ट था। 1813 का एक्ट था। बोला कि बेटा अब तुम्हारे पास केवल एक ही एकाधिकार रह गया। एक तो चीन के साथ तुम अकेले करोगे और चाय का तुम्हारे पास अकेले रहेगा। और 1833 में यह भी छीन लिया गया। बोले कि अब कोई भी तुम्हारे पास अकेले नहीं रहेगा, सब अब जिसको जो मन करेगा वो करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। अब 1857 की क्रांति के बारे में ये अलग अलग आपकी बातें हैं। वीडी सावरकर क्या कहते हैं? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी एक आंसर क्या होगा? 2 होगा। यानी ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। आरसी मजूमदार क्या करते हैं? द सिपोई म्यूटिनी, द सिपोई म्यूटिनी, द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी बी का आंसर क्या होगा? 3 होगा। यानी भाई अभी मामला ठीक नहीं है। एसबी चौधरी के बारे में बात करें तो ये क्या कहते हैं? सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। अशोक मेहता के बारे में बात करें तो द ग्रेट रिवेलियन। यानी सी का आंसर क्या होगा? 4 और डी का आंसर क्या होगा? 1। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए। ये सारे के सारे स्टेटमेंट 1857 की क्रांति के संदर्भ में देते हैं। अब अलग अलग ये रिपोर्ट है। इस अलग अलग रिपोर्ट को अलग अलग नेताओं के द्वारा जारी किया गया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सर इसमें से कौन सा जो रिपोर्ट है वो आपके सही तरीके से नहीं मिलाया गया है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो देखिए, जनता की जो योजना है, जो पीपुल्स प्लान है, वो मानवेंद्र नाथ रॉय ने इसको प्रस्तुत किया था। मानवेंद्र नाथ रॉय ने प्रस्तुत किया था। लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक का था। फिरपो रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहंदी का था। गार्डियन प्लान एसएन अग्रवाल का था। ये सारा, अब ये जो मैंने बताया ना कि 10% क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे, उसी में ये सारे क्वेश्चन है जो अब के बाद पुराने ही लगेंगे, आपको नया नहीं लगेगा। अब थोड़ा सवाल देखिए, ये बोले कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। बिल्कुल आपकी बात क्या भी सही बात है। इस सांप्रदायिक अवार्ड में क्या दिक्कत था? प्रत्येक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उसके लिए कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव। दिक्कत तो इसी देश से था, पृथक निर्वाचन मंडल से ही तो दिक्कत था, और किसी चीज से तो दिक्कत नहीं था। तो दूसरी बात सही है। तो दोनों के दोनों आपके कथन सही है, लेकिन सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की ये अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन कोई भी कनेक्शन इनका नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपके बी हो जाएगा। तो ये हमने आज अपने बहुत ही प्यारे से सेशन को हमने लिया। हमें पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों के 80 में से लगभग आपको 65+ क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो जो भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं, सब लोग इस सेशन को कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग अपना स्कोर बता दीजिएगा इस सेशन के नीचे, और आप ये भी बता देना कि आज की क्लास कैसी लगी। ऐसे ही हम 3 से 4, 4 से 5 मैराथन लेंगे और पूरे के पूरे यूपी आरओ एआरओ की हिस्ट्री के क्वेश्चंस को निचोड़ करके रख दिया जाएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सेशन को आप लोग जरूर लाइक करना, प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।